बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हुए हैं और आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 2 को एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या रोल प्ले किया उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई और बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर बच्चों को उसका समझ नहीं आता। उसमें के एल एम एन शेल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं और उसके अलावा जो है वो एस पी डी एंड एफ जो सब शेल्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, वो सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ है और इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा रीड कर लें क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों के पेपर में। तो एलिमेंट्स जो है ना वो सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है ना, जो सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। यानी एक ही तरह के एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब सेम होंगे और कुछ एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं, कुछ जो है वो लिक्विड्स होते हैं और कुछ जो है वो गैसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें से क्या है, सॉलिड्स हैं और कुछ लिक्विड्स हैं और बहुत कम जो है वो गैसेस होते हैं। लेकिन ये सब के सब एलिमेंट्स, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस हैं, किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। अच्छा, ये सब एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सल्फर जो है वो गोल्ड से डिफरेंट है, गोल्ड ब्रोमीन से डिफरेंट है। ये सब एलिमेंट्स है ना और मेटल्स हैं, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आयरन जो है वो हैवी है, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल्स हैं। अब आयरन हैवी है, आयरन बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनाने में इसमें यूज होता है, लेकिन एल्यूमीनियम जो है वो किस लिए, टिन जो कैन होता है उसको बनाने में या फिर हमारे किचन में एल्यूमीनियम फॉइल में अक्सर यूज होता है। तो ये एक लाइट मेटल है जो कि लाइट कामों के लिए यूज होता है और आयरन जो है वो एक हैवी मेटल है। ज्यादातर मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या है? शाइनी। कि मेटल्स जो है वो क्या है, वो शाइन करते हैं। ये उनकी एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो शाइनी होती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब ज्वेलरी में यूज होते हैं और ये सब शाइन करते हैं और डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं मेटल्स। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि सल्फर और कार्बन है, ये सब क्या है, ये डल है, ये शाइन नहीं करते, ये डल डल से होते हैं। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस होता है ना, हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज या खसूसियात जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। अब एक एलिमेंट जिस टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी, दूसरा एलिमेंट जिन एटम से मिलकर बना हुआ है उसकी उस एटम की प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। तो एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हमारा जो टॉपिक है 2.1 वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको पढ़ते हैं। इसमें से ना आपके पास कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एटम की डिस्कवरी है ना उसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। एटम का जो आइडिया है ना वो सबसे पहले एक ग्रीस में एक फिलोसोफर था, नाम आपने सब साइंटिस्ट के ध्यान से सुनते जाने हैं। ग्रीस में जो फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, सबसे पहले एटम का आइडिया उसने दिया और उसने कहा कि सब मैटर जो है, हर मैटर, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज जो है हमारे इर्द गिर्द जिसका कोई वेट है, जो एग्जिस्ट करती है, वो मैटर से मिलकर बनी है। जैसे ये पेन है, जो ये बुक है, ये सब मैटर से मिलकर बनी है। तो उस टाइम पे डेमोक्रिटस ने कहा कि मैटर भी जो है वो किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, यानी मैटर के अंदर भी टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। उसने उन पार्टिकल्स को, डेमोक्रिटस ने क्या नाम दे दिया? एटम का। और उसने कहा कि ये एटम जो है वो अब एक ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी इससे छोटा और कोई पार्टिकल नहीं है। उसने कहा कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है और अब ये और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता छोटे पार्टिकल्स में। 1800 में क्या हुआ, एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम क्या था? जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने क्या किया, उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी कंपाउंड्स के साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने उसके बाद ये साबित कर दिया, इस बात का उसने प्रूफ दे दिया, एविडेंस दे दिया कि एटम जो है वो एग्जिस्ट तो करता है, यानी एटम प्रेजेंट है। उसने ये चीज साबित कर दी। जो डेमोक्रिटस ने तो ऐसा बोला था ना कि हो सकता है कि मैटर जो है वो और छोटे ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन जॉन डेल्टन ने अब इस चीज का सबूत दे दिया। अब क्या हुआ, 19, ये आपने ना स्टोरी की तरह समझते जाना है, इस पूरी चीज को आपने स्टोरी की तरह सुनना है, हम स्टोरी की तरह इसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो 19th सेंचुरी, 1800 में इतना तक हो गया, जॉन डेल्टन ने इसका प्रूफ दे दिया। 19th सेंचुरी में, यानी कि जो 19वीं सदी है उसके लास्ट डिकेड में, आखिरी 10 सालों में एक साइंटिस्ट का पूरा ग्रुप था। जब भी साइंटिस्ट को कोई बात मिलती है ना, साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। जब भी उनको कोई नई चीज मिलती है तो साइंटिस्ट का एक ग्रुप था, उसने ट्राई किया कि वो इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को पास करवाए
गैस के अंदर से और रिड्यूस प्रेशर पे यानी कि कम प्रेशर में इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो पास करवाएं गैसेस में से। अब इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एटम्स जो हैं वो छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, यानी सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम नहीं है मैटर के, बल्कि एटम से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिनसे मिलकर एटम्स बने हुए। तो इवन स्मॉलर पार्टिकल्स जो है यानी एटम से भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे पता चला, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि एटम्स जो है वो नेगेटिवली, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं जिन्हें प्रोटॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ तक ये चीज हो गई। फिर ये भी डिस्कवर किया गया कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज्यादा हैवी है, यानी ज्यादा भारी है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स जो है वो ज्यादा है। अब ये था किस तरह से, कि समझे कि ये एक इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, सही है, ये एक ट्यूब थी इस तरह से, इसके एक तरफ जो है वो कैथोड लगा दी गई, यानी दो प्लेट्स रख दी गई, एक थी कैथोड और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड प्लेट के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं, और एक तरफ थी क्या चीज, एनोड थी, एनोड के ऊपर जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इसमें से उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो ये गैस थी ना डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, गैस के ऊपर प्रेशर जो था वो बहुत कम कर दिया गया, बिल्कुल ना होने के बराबर प्रेशर लगाया गया। अब जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया, बिजली को, और वोल्टेज दिया गया, इसको वोल्टेज जब दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो उन्होंने क्या देखा कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ना वो इसकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो कैथोड की तरफ जो है वो कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आने लग गए, और एनोड की तरफ जो है वो कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो एनोड की तरफ जाने लगे। तो इस तरह से उन्होंने देखा, तो पॉजिटिव पार्टिकल्स जो कैथोड की तरफ आ रहे थे वो कौन थे, प्रोटॉन्स थे ना, और जो एनोड की तरफ जा रहे थे, एनोड जो प्लेट थी उसकी तरफ जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जा रहे थे, उनका क्या नाम रखा गया, इलेक्ट्रॉन्स उनका नाम रखा गया। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को कंफर्म कर लिया गया, सर्टेन होता है कंफर्म कर देना किसी चीज को, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हुए, डिफ्लेक्ट होता है मुड़ जाना, क्योंकि वो किस तरफ मुड़ गए थे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स किस तरह से कंफर्म हुए, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए। नेगेटिव प्लेट हमारी कौन सी थी, कैथोड थी ना, नेगेटिव प्लेट, तो कैथोड की तरफ जो पार्टिकल्स मुड़ गए थे, इसका मतलब कैथोड नेगेटिव प्लेट थी, और नेगेटिव की तरफ जो पार्टिकल्स आए हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट कौन सी थी, एनोड थी ना, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए, डिफ्लेक्ट हो गए, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब आगे जो है ना वो एक-एक करके हम एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी किस-किस तरह से डिस्कवरी हुई, किस तरह से वो साइंटिस्ट उनको डिस्कवर किया, वो सब समझते जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी है। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्कवर किया गया? उसके लिए जो एक एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को समझा है ना, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बताई हुई है कि डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना वो एक हार्ड ग्लास ट्यूब है, यानी नॉर्मल ग्लास से नहीं बनी हुई, शीशे की ट्यूब है, लेकिन मोटा जो शीशा होता है ना सख्त वाला, उससे बनी हुई होती है। उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक साइड पे, और दूसरी जो ट्यूब की दूसरी साइड पे कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और एक वैक्यूम पंप होता है, यानी कि एक पंप सा उस ट्यूब के अंदर लगा हुआ होता है। वैक्यूम पंप का क्या मतलब है, यानी गैस को उसमें से ना निकालने के लिए, वैक्यूएट होता है खाली करना, गैस को उसमें से खाली करने के लिए, क्योंकि गैस का प्रेशर कम रखा जाता है ना, मैंने अभी आपको बताया गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, तो फिर उसमें से कुछ गैस निकाल दी जाती है ताकि कम गैस रह जाएगी, तो उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा। जब ज्यादा एक इतनी सी ट्यूब के अंदर ढेर सारी चीज हमने भरी हुई हो तो वो एक दूसरे के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रही होगी, लेकिन जब हम उसमें से आधी चीज बाहर निकाल देंगे, अब उस ट्यूब के अंदर कम गैस रहेगी है, तो वो पूरी ट्यूब में फैल जाएगी, तो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी कम डालेगी ना, तो गैस कम करने से, कुछ गैस बाहर निकाल देने से उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो दो सिचुएशंस है ना, ये आपने लाजमी याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए, हर चीज के लिए, कि इस एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज ज्यादा था, वोल्टेज जो हम इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज देते हैं वो ज्यादा था, हाई था वोल्टेज, और प्रेशर हमने गैस का जो है वो इसमें क्या रखा है, लो रखा है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर। अब क्या हुआ कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो ग्लास की सरफेस थी ना, कौन सी सरफेस, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पीछे वाली सरफेस थी, वो ग्लो करना शुरू हो गई, यानी शाइन करना शुरू हो गई। ये देखें, ये हमारा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा था, एनोड था ना, तो एनोड के यहाँ पे जो सरफेस थी ना वो क्या करने लग गई,
वो शाइन करने लग गई ये सरफेस। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज आई हैं जिसकी वजह से ये सरफेस शाइन कर रही है। एनोड के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन आता है, नेगेटिव आती है ना, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और बाकी जो लाइक होते हैं जैसे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, वो तो एक दूसरे को दूर भेजते हैं ना, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर पॉजिटिव की सरफेस के ऊपर शाइन आई है, पॉजिटिव की सरफेस ग्लो की है इसके पीछे की स्क्रीन, इसका मतलब जो रेज आई हैं वो नेगेटिव रेज हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होकर आई हैं। अच्छा, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा था, यहाँ पे कैथोड था ना, इसलिए उन रेज को एक दफा कैथोड रेज का नाम दे दिया गया कि ये रेज जो है वो कैथोड की तरफ से आई हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है उसकी तरफ से ये रेज आई हैं। और अब ये रेज जो है उनका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, थॉमसन ने, जोसेफ जॉन थॉमसन ने कब की थी, 1897 में की थी। अभी तक हमने एक साइंटिस्ट को देखा, डेमोक्रिटस, जिसने बताया था कि मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स है, फिर जॉन डेल्टन ने उसका एविडेंस दिया। अब आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने, जोसेफ जॉन थॉमसन ने। उसने क्या किया, फिर उस कैथोड रेज की, ये जो अभी ये तो डिस्कवर हो गया कि कैथोड रेज आई हैं और उनकी वजह से उस स्क्रीन के ऊपर ये देखें, स्क्रीन में क्या प्रोड्यूस हुई है, ग्लो प्रोड्यूस हुई है। अच्छा, अब उसने उनकी प्रॉपर्टीज को, उनकी खसूसियात को देखना शुरू किया। उसने क्या किया कि उसने ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ उसको जो है वो पास करना शुरू कर दिया, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ चली जाती हैं, जिसका ये मतलब है उनके पास नेगेटिव चार्ज है, जो कि क्लियर बात है कि अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव ही अट्रैक्ट होता है। तो उनका पॉजिटिव की तरफ जाना ये शो कर रहा था कि उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फिर अब इतना तो डिस्कवर हो गया कि नेगेटिव चार्ज वाली जो है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब उसने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज को फर्दर स्टडी करने के लिए दो मैग्नेट्स इंस्टॉल कर दिए डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड्स पर। उसने क्या किया, दो मैग्नेट्स जो है वो इंस्टॉल कर दिए, रख दिए, और फिर उसने ये नोटिस किया कि जो कैथोड रेज हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी डाइवर्ट हो रही थी। डाइवर्ट का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन को अपनी चेंज कर लेना, यानी डिस्चार्ज ट्यूब की उसने किसी भी साइड के ऊपर दो मैग्नेट्स वो रख देता था और उसने ये देखा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैथोड रेज जो है वो डाइवर्ट हो जाती थी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती थी, जिससे ये पता चला कि इसका मतलब इन रेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी असर करती है। इसके बाद थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से इन कैथोड रेज की मैस टू चार्ज रेशियो फाइंड आउट की। मैस टू चार्ज रेशियो को ना हम m/e भी लिख सकते हैं, यानी ऊपर मैस और नीचे क्या आ जाएगा, चार्ज। और इसके रेशियो से हमें ये पता चलता है कि वो पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मैस कितना है, यानी वो कितना हैवी है और उसके ऊपर कितना चार्ज है। तो इन पार्टिकल्स की कैथोड रेज की जो मैस टू चार्ज रेशियो थी ना, जो थॉमसन ने कैलकुलेट की, उससे भी ये पता चला कि इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज ही है। और इन पार्टिकल्स को फिर बाद में क्या नाम दे दिया गया, इन पार्टिकल्स को बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दिया गया। इन नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। और फिर ये शो किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हमें ये पता चल गया कि वो अब एटम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और एटम जो है वो हर एलिमेंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब बच्चों हमारे पास है प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हमने देख ली, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी को देखेंगे। प्रोटॉन जो है ना वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, और इसको पहली दफा किसने ऑब्जर्व किया था, गोल्डस्टीन ने 1886 में। ये अपने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ई गोल्डस्टीन। 1886 में उसने प्रोटॉन को ऑब्जर्व किया था। अब प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है ना वो किस चीज पे बेस करती है कि एटम जो है ना हमारा वो न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अभी तो हमने एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया है, और अगर एटम जो है वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये बात, ये चीज शो करती है कि अगर हमने अभी नेगेटिव चार्ज का एक पार्टिकल डिस्कवर किया है तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल भी एटम के अंदर प्रेजेंट है जो उसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है। तो अब उसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। एक्सपेरिमेंट जो था वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस तरह से पीछे हुआ था, लेकिन इसके अंदर अब जो कैथोड है ना वो परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी क्या है, होल्स हैं, छोटे छोटे। इसके अंदर ये देखें सुराख प्रेजेंट है इस कैथोड के अंदर। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो अब एक नई तरह की रेज उनको पता चली, उन्होंने देखी जो कि एनोड से आ रही थी और कैथोड की तरफ जा रही थी। ये एनोड से निकल के ये कैथोड की तरफ, ये जो पॉजिटिव रेज है ना, ये आ रही थी। अब इन नई रेज को ना क्या नाम दे दिया गया, केनाल रेज या फिर एनोड रेज का। जैसे वो पिछली रेज जो थी वो कैथोड से आ रही थी तो उनको कैथोड रेज का नाम दे दिया गया था ना, ये एनोड से आ रही थी इनको एनोड रेज, और साथ में केनाल रेज का भी इनको नाम दिया गया। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ना इन रेज की, वो किस पर डिपेंड करती हैं कि इस ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है ना, गैस, क्योंकि ये तो डिस्चार्ज ट्यूब है ना जिसके अंदर हमने गैस डाली हुई है, और दो मैंने आपको पीछे बताई थी, हमने याद रखनी है कंडीशंस कि गैस का प्रेशर कम है और उसके अलावा जो ट्यूब के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज देना है वो हमने ज्यादा देना है। तो ये दो कंडीशंस थी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बात ये हो रही है कि जो गैस है ना उसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, लेकिन जो पीछे हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। हम जो भी ट्यूब के अंदर गैस डाल दें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, लेकिन इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज गैस पर डिपेंड करती थी, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ना ये असल में ना गैस से ही रिलीज होते हैं। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है ना, ये पार्टिकल्स उनसे ही रिलीज होते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि ये जो इसके नेगेटिव पार्टिकल्स है ना वो गैस के साथ टकराते हैं और गैस के अंदर से पॉजिटिव पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव है ना ये असल में उस गैस से निकलते हैं, नेगेटिव जो पार्टिकल्स है वो तो हमेशा सेम रहेंगे। तो जब हम गैस चेंज करेंगे तो पार्टिकल्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन पार्टिकल्स ही, हाइड्रोजन आयंस ही रिलीज होंगे। नियोन गैस है तो नियोन आयंस ही रिलीज होंगे। इस वजह से जो ये आपने याद रखना है कि इनकी प्रॉपर्टीज प्रोटॉन्स की या केनाल रेज और एनोड रेज भी हम इनको कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज गैस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, अब जो है उसने ये डिस्कवर किया कि जो गैस आयंस है ना उनके अंदर हाइड्रोजन आयंस भी हैं। ये तो चलो सेम सिंपल बात है ना, अगर हाइड्रोजन गैस डाल देंगे तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे, लेकिन ये सबसे बेसिक होते हैं हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि इन हाइड्रोजन आयंस के अंदर ना एक ही प्रोटॉन होता है, इनके अंदर कोई न्यूट्रॉन भी नहीं होता। अभी हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी पढ़ेंगे ना, इनके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। इसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे आइसोटोप्स में, उस टॉपिक में। अच्छा, तो इस वजह से इन हाइड्रोजन आयंस को अक्सर हम प्रोटॉन भी कह देते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो इसलिए हम इनको अक्सर प्रोटॉन का नाम भी दे देते हैं, और ये सबसे बेसिक होते हैं। तो गोल्डस्टीन को ना उस टाइम पे जब इसने ये सब कुछ डिस्कवर तो किया, लेकिन उसको इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था, उसको इनकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं पता थी। तो 1917 में 1917 में एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, रदरफोर्ड उसका नाम है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, और काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसने ये प्रूव किया कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है ना, यानी ये जो हाइड्रोजन हमने अभी देखा सबसे बेसिक, ये दूसरे न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियाई जो है ना वो न्यूक्लियस की क्या होती है, प्लूरल, यानी काफी सारे न्यूक्लियस के अंदर ये उसने देखा कि प्रेजेंट होता है। तो रदरफोर्ड ने फिर ये कहा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो है वो एक फंडामेंटल यानी बेसिक पार्टिकल है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियस का। एटम होता है ना ये, यानी इसके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करे तो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो है वो बेसिक एक पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन भी हम उसको कह सकते हैं। और ये इस तरह से इसको एटम का एक फंडामेंटल, नया एक फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया। पहले तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका है ना, और एक नया फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन। अब इसके बाद हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। 1933 में ना एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, चैडविक। उसने एक और पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब न्यूट्रॉन का जो मैस है ना वो बिल्कुल प्रोटॉन के मैस के जैसे है, आपने याद रखना है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज तो कोई भी नहीं है ना, जीरो चार्ज है, लेकिन जो उसका मैस है ना, जो उसका वेट है वो बिल्कुल जो है वो उतना ही है जितना प्रोटॉन का है। जैसे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज्यादा है, वैसे न्यूट्रॉन का भी। अब ये जो तीनों पार्टिकल्स जो डिस्कवर हो चुके हैं अब तक, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये तीनों जो हैं इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दे दिया गया। फंडामेंटल यानी बेसिक, ये किसी भी एटम को बनाने के बेसिक पार्टिकल्स हैं, यानी एटम इन्हीं से मिलकर बना होता है, और ये हर एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिवाय एक हाइड्रोजन एटम के जिसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता। ये भी अभी हम देखेंगे आइसोटॉप्स में, हाइड्रोजन एटम के ना डिफरेंट आइसोटॉप्स देखेंगे, तो उसमें से जो सबसे ऑर्डिनरी यानी सबसे कॉमन और बेसिक हाइड्रोजन एटम है ना, उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये की गई है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, यानी इस फैक्ट के बावजूद, इस हकीकत के बावजूद कि सब एटम्स के अंदर सेम तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लेकिन वो सब एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करते हैं।
सब एटम्स का बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इन पार्टिकल्स का नंबर सब में डिफरेंट है। हर एटम में इन पार्टिकल्स का नंबर डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, इसलिए हर एटम एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करता है। अब इस पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आया कि ये जो एटम है ना, ये बहुत टाइनी है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एटम है, इतना छोटा सा है कि हमें नजर भी नहीं आता, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। तो अब इतने छोटे से एटम के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं और एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके बाद अब साइंटिस्ट के माइंड में जो है वो ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इस क्वेश्चन की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? लॉर्ड रदरफोर्ड ने। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का क्या पढ़ा है बच्चों, कि उसने प्रोटॉन के ऊपर, जो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, और उसने ये प्रूव किया था कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी में उसके बारे में पढ़ा। अब रदरफोर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड ने ये जो क्वेश्चन था ना, जो माइंड में आया साइंटिस्ट के, उसका आंसर दिया। उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स को एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किया। जैसे कि ये अब यहाँ पे एक थिन गोल्ड फॉइल है ना, थिन, बिल्कुल बारीक सी पतली से गोल्ड की उसने फॉइल ले ली। उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स थे जिनको हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, वो उसने ना उसके ऊपर बम्बार्ड किया, यानी उसके ऊपर डाले, फेंके। तो अब क्या हुआ कि काफी सारे पार्टिकल्स जो थे ना वो उसमें से गुजर गए, उस फॉइल में से गुजर गए, लेकिन कुछ जो थे ना वो सिर्फ जो थे वो मुड़ के वापस आ गए इस तरह से। तो इससे ये पता चला कि एटम के अंदर ना बहुत सारी स्पेस क्या है, खाली है, तभी तो वो पार्टिकल उसमें से गुजर गए ना। अब अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे, यहाँ पे अगर कोई स्पेस खाली होगी तो ही वो चीज उसमें से गुजर सकती है ना, और जहां से स्पेस भरी होगी, जैसे अब ये मेरा हाथ है, मैं इसमें से पेन को गुजारूं, तो अब यहाँ से स्पेस खाली है तो यहाँ से पेन गुजर जाएगा, यहाँ से स्पेस खाली है, यहाँ से भी पेन गुजर जाएगा, यहाँ से भी गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ से तो नहीं गुजर सकता, यहाँ पे तो पेन रुक गया ना। तो इस जब उसने पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया ना उस फॉइल के ऊपर, तो बहुत सारे पार्टिकल्स गुजर गए, जिससे ये पता चला कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस जो है वो खाली है, जगह। कुछ पार्टिकल्स जो थे वो यूं डिफ्लेक्ट होके ना वापस आ गए, मुड़ के वापस आ गए। इससे पता चला कि एटम के अंदर कोई मैस भी प्रेजेंट है जो बहुत ज्यादा ऐसे सॉलिड या स्ट्रॉन्ग मैस है। तो अब इस डिस्कवरी से उसने ये पता लगाया कि एटम के अंदर दो पोर्शंस हैं। क्या है? दो पोर्शंस है। एक उसके अंदर बहुत छोटा सा उसके सेंटर के अंदर पोर्शन है, टाइनी पोर्शन है उसके सेंटर के अंदर, जिसको उसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस का। यानी कि ये हमारे पास एटम है ना, इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें रिवॉल्व कर होते हैं, और उसके सेंटर में क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है। तो एक सेंटर में एक छोटा सा पोर्शन है जो कि हमारे पास उस एटम का क्या है? न्यूक्लियस है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक बहुत बड़ी सराउंडिंग है, ये बहुत बड़ी सराउंडिंग है सारी की सारी इस न्यूक्लियर पोर्शन के इर्द गिर्द, और इसको कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ये न्यूक्लियस है सिर्फ ये एटम के सेंटर में, और जो पूरी इसकी सराउंडिंग है ना, ये सब क्या है? ये सब इसका जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है। बाद में उसको ये पता चला कि एटम का जितना भी मैस है ना, यानी सारा वेट जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। अब ये क्यों है? क्योंकि जो एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिनकी अभी हमने डिस्कवरी देखी है, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। और अभी हमने देखा कि प्रोटॉन का मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज्यादा है, और न्यूट्रॉन का भी मैस उतना ही है जितना प्रोटॉन का मैस है। तो ये दोनों हैवी पार्टिकल्स है ना, और दोनों के दोनों जो है वो किधर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसका मतलब एटम का जो काफी सारा मैस है ना, वो कहाँ है? वो उसके न्यूक्लियस के अंदर है। काफी सारा का मतलब ये ऑलमोस्ट सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर ही है, और बाकी जो एटम के बाहर है ना वो बहुत कम मैस है, क्योंकि बाहर सिर्फ ये जो शेल्स होते हैं ना, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अभी हम इन शेल्स को भी स्टडी करेंगे, इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का मैस तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बहुत कम है ना। तो सारा जो पोर्शन है ना मैस का, वो कहाँ है? वो इसके न्यूक्लियस के अंदर ही है, क्योंकि दो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हैवी पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक छोटे से ये पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है ना वो बहुत छोटा पोर्शन है, यानी एटम का 100,000 टाइम छोटा है एटम के साइज से। एटम के साइज को अगर हम 100,000 पोर्शंस कर दें ना, कितने यूनिट? 10, 100,000, 10,000 लाख, 1 लाख पोर्शंस कर दें, और उसमें से एक पोर्शन ले लें, तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के अंदर। ये कितना छोटा है कि आप सोचें, आप किसी चीज के 1 लाख पोर्शंस करें और उसमें से एक पोर्शन ले लें, तो वो उस चीज का कितना छोटा पोर्शन होगा ना। तो एटम इतना ही छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर
सॉरी न्यूक्लियस उतना ही छोटा होता है एटम से, कि अगर हम एटम के 1 लाख पार्ट्स करें ना और उसमें से 1 पार्ट ले लें तो वो न्यूक्लियस होता है एटम का। लेकिन उसके अंदर एटम का 99.9% मैस जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट 100 के करीब है ना, 99.9% मैस एटम का जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो अब ये सारा हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, दोनों पोर्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस के डिस्कस कर लिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन हमने देख लिया कैसा है, और जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो 2 हैवी पार्टिकल्स है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनको भी देख लिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज के लिए भी पॉइंट है, और बाकी इन सब की डिस्कवरीज आपको आनी चाहिए जो भी हमने सारी डिस्कस की है, कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर क्या चार्ज है और उसका मैस कितना है। ये आपने ना एमसीक्यूज के लिए इसको रट्टा लगा लेना है, याद रख लेना है। वैसे तो देखें ना, चार्ज बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रॉन का, 1.6022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी इतना ही है, बस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और उसके अलावा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे ये 673 है, इधर 675 है, ये बहुत माइनर से डिफरेंस है। बाकी इनका मैस भी तकरीबन सेम है, और इसका मैस जो है वो इनसे कम है। 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है, कम। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं पॉइंट्स। अब इसके बाद ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं, जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आपने इसको अब ध्यान से समझना है। इसके अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बच्चों को पॉइंट्स इसमें समझ नहीं आते, तो अब ध्यान से सुने। 1913 में 1913 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम क्या था, नील बोहर उसका नाम था। उसने एक मॉडल दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए इसलिए कह सकते हैं कि ये सबसे बेसिक सबसे छोटा एटम है ना, तो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया, लेकिन ये हर एटम के लिए अप्लाई हो सकता है। अब इस मॉडल का नाम क्या है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द स्पेसिफिक पाथ में मूव करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एटम है ना, सेंटर में उसका क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव नहीं करते, उनके कुछ मखसूस पाथ होते हैं। ये इस तरह से ना, ये इनके पाथ होते हैं, इनको हम कहते हैं शेल्स। ये इस पाथ में ही मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। अब इन पाथ को हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स है, या फिर हम इनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। तो ये शेल्स और ऑर्बिट्स होते हैं। अच्छा, अब जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, इसकी एनर्जी फिक्स होती है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, आपकी बुक में अभी नहीं बताया हुआ, लेकिन हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, उसका वैल्यू होती है कि इस ऑर्बिट में इतनी एनर्जी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, उसकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। जब एक ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, उसके अंदर एनर्जी सबसे कम होगी, और उसे हम एटम की ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस है ना सेंटर में, अब न्यूक्लियस के सबसे क्लोज शेल कौन सा है, ये वाला है। इसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी सबसे कम है, और इसे हम कहते हैं कि ये एटम्स क्या है, ये एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट पर है। और जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाएंगे ना, ये और बड़े बड़े शेल्स होते जाएंगे, तो इनके अंदर जो एटम्स होंगे ना, उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। अब इसकी क्या वजह है, देखिए ना, जो न्यूक्लियस के पास है ना एटम, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव वाले और पॉजिटिव वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जो सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के, इसका मतलब न्यूक्लियस इसको अपने करीब और ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ना। मैग्नेट, जब हम मैग्नेट्स को क्लोज आते हैं, वो और ज्यादा एक दूसरे को अपने पास खींच लेते हैं। जब वो दूर होते हैं, फिर उनकी मैग्नेटिक फोर्स भी थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो इतना ज्यादा नहीं खींचते, तो जो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो भी वीक हो जाएगी। अब जो न्यूक्लियस के साथ इस तरह से बिल्कुल वो हुआ हुआ ना, अट्रैक्ट हुआ हुआ है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी हो जाती है कम, वो उतनी एनर्जी से मूव नहीं करता, और उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और उसको रिमूव करवाना भी मुश्किल हो जाती है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से बाहर निकालना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर होता है ना, आयंस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के पास है, ये तो हरगिज रिमूव नहीं हो सकते। लेकिन जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, जो न्यूक्लियस से दूर होगा, उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि न्यूक्लियस की उनके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, वो अपनी एनर्जी सॉरी ज्यादा होती है, वो अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से जैसे जैसे ऑर्बिट्स हमारे बड़े होते जाते हैं सक्सेसिवली, यानी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर होते जाते हैं, तो उनकी एनर्जी भी क्या होती जाती है, ग्रेटर होती जाती है। और इन शेल्स के अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो या यहाँ प्रेजेंट हो या यहाँ प्रेजेंट हो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के फिक्स्ड ये शेल्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में रिवॉल्व करते हैं, उनके अलावा इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट
नहीं होते। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो हर शेल के अंदर प्रेजेंट है और उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, तो इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, अब शेल जो कि न्यूक्लियस के पास होता है, सबसे पहला शेल उसका नाम क्या है, के शेल। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के बाद ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, इसके बाद जो सबसे पहला शेल आएगा इसका नाम क्या होता है, के शेल। उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं एल। उसके बाद जो आता है शेल उसको कहते हैं एम, और उसके बाद जो आता है शेल उसे कहते हैं एन। इस तरह से ये शेल्स होते हैं, के एल एम एन शेल्स होते हैं। अच्छा, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है। इन के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल फिक्स्ड है, उतना ही रहेगा। एल शेल का भी फिक्स्ड है, एम का भी फिक्स्ड है, और एन का भी क्या है, फिक्स्ड है एनर्जी लेवल। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो सेकंड शेल है उसका डिस्टेंस भी डेफिनेट होता है, यानी कि ये अगर के शेल के बाद हमारे पास जो है वो एल शेल है ना, तो डिस्टेंस भी डेफिनेट होगा, यानी इनका डिस्टेंस फिक्स होता है कि के बाद फर्स्ट शेल के बाद जो सेकंड शेल आना उनके दरमियान में इतना डिस्टेंस होना है, सेकंड से थर्ड के दरमियान में इतना डिस्टेंस, थर्ड से फोर्थ के दरमियान में इतना डिस्टेंस। तो इनका डिस्टेंस भी क्या होता है, इनका डिस्टेंस भी क्या है, फिक्स्ड है, डेफिनेट डिस्टेंस होता है इनका। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि बस ये तो सिंपल सी बात है ना कि सेकंड शेल फर्स्ट शेल से ग्रेटर ही होगा, और इलेक्ट्रॉन्स भी जो है उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल छोटा है ना, सेकंड शेल हमने इसके बाहर बनाया तो जाहिर है बड़ा सर्कल बनेगा, थर्ड शेल उससे बाहर बना तो और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से शेल्स जो है वो साइज में बड़े होते जाते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है, एनर्जी वैल्यू भी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड शेल्स में या उससे ज्यादा आगे भी शेल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, थर्ड से भी ज्यादा शेल्स में। हर शेल भी आगे सब शेल्स में डिवाइड हुआ हुआ होता है। शेल्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं ना, और सब शेल्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये जो शेल्स है ना, ये जो शेल्स हैं इनके अंदर भी आगे ये क्या होते हैं, सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, इस तरह से इन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके भी पार्ट्स होते हैं। अब सब शेल्स का जो नंबर है ना प्रेजेंट, वो एन वैल्यू के इक्वल होते हैं। एन वैल्यू क्या है, एन वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। जैसे कि पहला शेल है तो उसकी एन वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये जो कि के शेल है ना, पहला शेल कौन सा है, के, तो के की एन वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि वो पहला शेल है, तो नंबर ऑफ शेल जो है वो एन वैल्यू है। इस वजह से उसके अंदर सब शेल भी एक होगा, और वो क्या है, एस। जिस तरह हमारे पास जो शेल्स है ना वो के एल एम एन है ना, इस तरह से सब शेल्स हमारे पास है एस पी डी और एफ। अब पहले शेल की एन वैल्यू 1 है, उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होगा, एस। दूसरे शेल की जो है वो एन वैल्यू 2 है ना, इसकी एन वैल्यू 1 है, इसकी एन वैल्यू 2, इसकी एन वैल्यू 3, इसकी एन वैल्यू 4। एन वैल्यू नंबर ऑफ शेल के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, अब इसकी दूसरे शेल की एन वैल्यू क्या है, 2, तो इसके अंदर सब शेल्स कितने होंगे, 2 सब शेल्स होंगे। अब ये नहीं है कि पी और टी, पहले के अंदर एस है तो दूसरे के अंदर पी और डी, नहीं, शुरू से हमने फिर से देखना है। अब इसके अंदर 2 है तो पहला एस और दूसरा पी होगा, इसके अंदर 3 है तो पहला एस दूसरा पी और तीसरा डी होगा, इसके अंदर 4 है तो पहला एस दूसरा पी तीसरा डी और चौथा एफ होगा। इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, इनके सब शेल्स होते हैं। अब एंड में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें बताया हुआ है कि एटम का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी आंख से भी नहीं देख सकते, और बल्कि हम उसको सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हम उसको किससे देखते हैं, हम उसको ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो कि क्या यूज करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज करती है, लाइट के बजाय किसको यूज करती है, इलेक्ट्रॉन के बीम को यूज करती है। उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो बड़ी जो है वो हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप होती है, और उसको यूज करते हुए हम एटम्स को देख सकते हैं, क्योंकि एटम्स इतने छोटे होते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है, यानी रीसेंट अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो चार्ज्ड क्लाउड्स की तरह प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते 100% कंफर्म होके कि वो यहाँ प्रेजेंट होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो हम ये कह सकते, चार्ज हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लाउड्स की तरह ऐसे ये न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द ना ये एक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है, हम इस तरह से कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि मतलब श्योरिटी नहीं दे सकते, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि मुमकिन है कि प्रोबेबल जो है वो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे प्रेजेंट होगा, कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर, यानी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, मुमकिन है, प्रोबेबल है, यानी हम कंफर्म नहीं बता सकते।
इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज्ड क्लाउड्स की तरह एक बिल्कुल क्लाउड की फॉर्म में उसके न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द प्रेजेंट है। अच्छा, अब यहाँ से आपका पिछला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूक्लियस है। अब पहला शेल क्या है? के शेल है, उसका नंबर एन नंबर क्या है? 1, क्योंकि एन नंबर वो जो है वो नंबर ऑफ शेल ही होता है ना, तो पहला शेल है तो एन नंबर भी 1 होगा और एनर्जी क्या है? E1। सेकंड शेल एल, एन नंबर 2, ये E2। फिर जो है वो हमारे पास एम आ जाएगा, के एल एम तीसरा शेल जो है, और एन नंबर इसका 3, एनर्जी E3। तो इस तरह से हमारे पास जो वो फोर्थ शेल जो है वो एन आ जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यूज में भी क्या पता आपके पास इस तरह से ये बना आ जाए सीक्वेंस डिफरेंट तरीकों से ऑप्शंस में। देखिए ना, एनर्जी लेवल की बात हो रही है, तो मैंने बताया था सबसे कम एनर्जी जो न्यूक्लियस के पास है शेल उसके इलेक्ट्रॉन्स में होगी, और जैसे जैसे शेल्स न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो इधर जो है वो लास्ट शेल क्या बनाया हुआ है? फोर्थ शेल है ना, तो इसका मतलब फोर्थ शेल के अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा है, उसके बाद तीसरे शेल में उससे कम, दूसरे में उससे कम, पहले में सबसे कम। तो इसी तरह से फोर्थ शेल की तरफ ये इसका ये जो है, ये जो हम कहते हैं ना इसको, इसका जिसकी तरफ ये ओपन होता है इसका मतलब वो ग्रेटर है, और जिसकी तरफ ये इसकी नोक होती है, इसका पॉइंट होता है, इसका मतलब वो स्मॉलर है। तो E4 यानी एनर्जी लेवल जो फोर्थ शेल की है ना वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद E3 उससे कम, E2 उससे कम और E1 उससे कम। लार्जेस्ट एटम हमारे पास कौन सा है? सीजियम। ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि लार्जेस्ट एटम हमारे पास कौन सा है? सीजियम है। और सीजियम जो है वो 9 टाइम्स ज्यादा है। कितने टाइम ज्यादा है? 9 टाइम्स ज्यादा है। किससे? स्मॉलेस्ट एटम हीलियम से। और यहाँ पे 3 बातें आपने याद रखनी है कि लार्जेस्ट एटम सीजियम है, स्मॉलेस्ट एटम हीलियम है, और सीजियम जो है वो हीलियम से 9 टाइम्स बड़ा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताने लगी हूँ आपके एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमने नंबर फाइंड आउट करना है ना कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए ना हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 2n2। 2n2। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेल। अभी मैंने आपको बताया कि एन का नंबर क्या है, नंबर ना मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। जब ये एटम तो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ये हमारे पास जो है वो शेल्स हैं। तब आपने अगर देखना है कि के शेल के अंदर, ये जो पहला के शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2, एन की जगह हम 1 लिख देंगे, क्योंकि के जो है वो पहला शेल है ना, तो शेल नंबर उसका क्या है? 1। अब ये इसकी पावर 2 एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही आ जाता है, और इज 2 1 ज़ा 2। तो इसका मतलब इस पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 ही आ सकते हैं। ये हमने के शेल के लिए देख लिया। अब हम देख लेते हैं एल शेल के लिए। अब एल शेल का जो एन नंबर है वो 2 है, क्योंकि वो दूसरा शेल है। इसी तरह से हमारा 2n2 फॉर्मूला हम लिख देंगे, एन की जगह पे 2 लिख देंगे। अच्छा, अब जब हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और 4 2 ज़र 8। इसका मतलब ये जो दूसरा शेल है एल शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा शेल आता है? एम। एम कौन सा शेल है? तीसरा शेल है, इसका एन नंबर क्या है? 3 है, तो हम 3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या आता है? 3 3 ज़र 9। अच्छा, 9 2 ज़र 18। तो अब ये जो तीसरा शेल है ना, एम शेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शेल नंबर क्या है? एन है। अब शेल कौन सा? एन है, और इसका शेल नंबर क्या है? 4। ये चौथा शेल है हमारे पास, तो हम एन की जगह क्या लिख देंगे? 4। बस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप किसी भी शेल के जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगा सकते हैं कि इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब जब हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 16, और 16 2 ज़र क्या होता है? 32। तो इस पैराग्राफ में आपको यही बताया हुआ है कि 2n2 फॉर्मूला से आप इन सब के जो है वो नंबर ऑफ शेल्स को पता लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको यही बताया हुआ है के शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एल शेल के भी कैलकुलेट करके दिखाए हुए, और एम शेल के अंदर कितने हैं? 18, जो हमने खुद कैलकुलेट कर लिए। आगे वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर? शेल्स के अंदर। नेक्स्ट अब सब शेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो सब शेल्स के ना यहाँ पे उन्होंने फिक्स बता दिए हैं कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब शेल्स के अंदर। तो 4 तरह के अभी हमने सब शेल्स देखे हैं ना, एक है एस, एक है पी, एक है डी और एक है एफ। एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। पी के अंदर कितने होते हैं? 6। डी के अंदर कितने होते हैं? 10। और एफ के अंदर कितने होते हैं? 14। ये पॉइंट आपने खुद याद रखना है। इन सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एस, पी, डी एंड एफ के अंदर 2 6 10 एंड 14। ये आपने वैल्यूज इनकी रखनी है याद। अच्छा, अब देखें जो सबसे पहला शेल है के शेल,
अभी हमने पीछे यहाँ पे देखा ना, के शेल के अंदर कितने सब शेल्स आते हैं, एक ही आता है, क्योंकि जो उसका एन वैल्यू है उतने ही उसके सब शेल्स होते हैं। तो के शेल जो है वो पहला शेल है, इसकी एन वैल्यू भी 1 है, तो इसका सब शेल भी एक ही है। एल शेल के अंदर 2 है, एस एंड पी। एम शेल के अंदर 3 है, और एन शेल के अंदर कितने हैं, 4 है, एस पी डी एंड एफ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, के शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, और उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं, एक ही है, एस। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस के अंदर चले जाएंगे, दोनों के दोनों। एल शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, और ये दूसरा शेल है, तो इसके अंदर 2 सब शेल्स आ जाएंगे, एस और पी। तो इस 8 में से 2 जो है वो एस में चले जाएंगे, और बाकी 6 जो है वो पी में चले जाएंगे, तो 8 हो गए पूरे। एम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18, और एम शेल तीसरा शेल है, तो इसके अंदर 3 सब शेल्स आएंगे, एस पी एंड डी। अच्छा, अब इन 18 में से 2 जो है वो एस सब शेल के अंदर चले जाएंगे, यानी इन शेल्स के अंदर भी जो है वो सब शेल्स बने होते हैं। अब अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनमें से 2 जो है वो एस के अंदर, बाकी जो है 6 पी के अंदर, और जो 10 है वो डी के अंदर। इसी तरह से एन के 32 है, और ये इसका क्या है, 4 है ना इसकी एन वैल्यू, तो इसके अंदर 4 सब शेल्स आ जाएंगे, एस पी डी एंड एफ, और इसके 32 इस तरह से अरेंज होंगे इलेक्ट्रॉन्स कि 2 जो है वो एस सब शेल में, 6 जो है वो पी में, 10 जो है वो डी में, और 14 जो है वो एफ में। तो अब ये इस तरह से पूरी हमने एटम की अरेंजमेंट को देख लिया है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, और उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे हैं फिक्स एनर्जी में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, और उन ऑर्बिट्स के अंदर, उन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स प्रेजेंट है, हर शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट है। और किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट शेल्स में और सब शेल्स में होती है, तो इसको अब हमने बहुत डिटेल से समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों के सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर किसी को कहीं से भी कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।